ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਈਵੀਐਫ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਈਵੀਐਫ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਇਫ देयर इज ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਯੂਟਰਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਧਵੀ ਅਰੋੜਾ ਸੇਠੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜੁਟਰਾਈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ प्रेगनेंसी ना होने की कारण हो सकते हैं। प्रेगनेंसी ना होने के अगर तो पेशेंट नेचुरली ट्राई कर रहा है तो एग बनने का प्रॉब्लम भी हो सकता है, ट्यूब्स का प्रॉब्लम भी हो सकता है, एंडोमेट्रियम का प्रॉब्लम भी हो सकता है, हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई और बॉडी में एंटीबॉडीज बन रहे हैं वो प्रॉब्लम भी हो सकता है, हस्बैंड में प्रॉब्लम भी हो सकता है। सो मल्टीपल। लेकिन अगर पेशेंट इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहा है, स्पेशली अगर वो आईवीएफ ले रहा है और फेलियर का के बारे में अगर हम बात करें, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है इवन आफ्टर आईवीएफ ट्रीटमेंट, तो मेनली 2 या 3 कारण रहते हैं। एक तो यूट्रस का प्रॉब्लम, दूसरा है एम्ब्रियो क्वालिटी का प्रॉब्लम। एम्ब्रियो क्वालिटी डिपेंड्स ऑन एग क्वालिटी एंड स्पर्म क्वालिटी, लैब क्वालिटी ऑल्सो। और तीसरा रहता है बॉडी में एंटीबॉडीज वगैरह बनना, इसके ऊपर डिपेंड। मेनली ये कॉजेज रहते हैं प्रेगनेंसी ना होने। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਯੂਟਰਾਈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਸੀਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ है। यूट्राइन कॉजेज में एक तो एंडोमेट्रियल, जैसे ट्रिपल लेड, अच्छी थिकनेस वाला एंडोमेट्रियम 7 to 14 मिलीमीटर के बीच में अगर एंडोमेट्रियम नहीं बन रहा है, थिन एंडोमेट्रियम रहता है, एक वो कारण हो सकता है। इवन एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी, सपोज एंडोमेट्रियल पॉलिप्स बने हुए हैं एंडोमेट्रियम में, सो वो एक कॉज हो सकता है। यूट्रस में हमें फाइब्रॉइड्स मिल सकते हैं, फाइब्रॉइड कुड बी द कॉज, बट फाइब्रॉइड अगर एंडोमेट्रियम की तरफ जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं इम्प्लांटेशन में अफेक्ट करता है। अगर सबसिरोसल बाहर की तरफ वाले फाइब्रॉइड्स हैं, साइज बहुत बड़ा नहीं है, तो वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट इज एडेनोमायोसिस। एंडोमेट्रियोसिस का एक वेरिएंट जो यूट्रस को अफेक्ट करते हैं, जिसको हम एडेनोमायोसिस कहते हैं, और अगर लोकलाइज्ड एडेनोमायोसिस होता है तो उसको हम एडेनोमायोमा भी कहते हैं। तो इन सिचुएशंस में भी यूट्रस की रिसेप्टिविटी, उसकी इम्प्लांटेशन पावर थोड़ी सी लो रहती है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟਰਾਈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ है। चलिए स्टेप बाय स्टेप जो जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की हैं उन्हीं का ही ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर हम एंडोमेट्रियल पॉलिप की बात करें तो पॉलिप्स इजीली रिमूव किए जा सकते हैं हिस्ट्रोस्कोपिकली एंड पॉलिपेक्टमी करके, उनका एक बार बायोप्सी करके कंफर्म करके इट वाज जस्ट हार्मोनल, कुछ मेजर रीजन नहीं था। सो एंडोमेट्रियल पॉलिपेक्टमी करके हम वो प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हैं, और अगेन हम एंडोमेट्रियम ट्राई करके बना के और फिर हम ट्राई कर सकते हैं। अगर फाइब्रॉइड की बात करें तो अगर फाइब्रॉइड एंडोमेट्रियम की तरफ जा रहा है, कैविटी को इंडेंट कर रहा है, इंडेंट नहीं कर रहा, टचिंग द कैविटी भी है, तो मायोमेक्टमी करके या फिर हम पेशेंट को मेडिकेशन पे डाल के फाइब्रॉइड श्रिंक करने की, जैसे कभी कभार हम GnRH एगोनिस्ट वगैरह दे सकते हैं पेशेंट को, या फिर हम डायनोजेस्ट वगैरह पे डाल सकते हैं। सो ये चीज़ों से फाइब्रॉइड का साइज श्रिंक करने में मदद करता है, और फिर हम ट्रांसफर प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडेनोमायोसिस। एडेनोमायोसिस अगेन बहुत सक्सेसफुल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी उस केस में नहीं की जा सकती है, बिकॉज एडेनोमायोसिस में क्लियर कट कैप्सूल नहीं होता है, फिर कोई डीबल्किंग नहीं किया जा सकता है, बहुत ज्यादा एडवांटेजेस नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम GnRH एगोनिस्ट ही प्रेफर करेंगे देना, और फिर उसके बाद हम पेशेंट का ट्रांसफर प्लान कर सकते हैं। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਯੂਟਰਾਈਨ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।